हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ ग्रेड 9 का एक चैप्टर है मोमेंट, आपकी सप्लीमेंट्री जो बुक है उसका वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा, उसका एक्सप्लेनेशन करूंगी। एंड आई होप कि चैप्टर के एंड एक्सप्लेनेशन तक आपको इजीली सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ इस चैप्टर के बारे में, यानी जो हमारा चैप्टर है वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा। सबसे पहले इस चैप्टर का मतलब समझिए। वेदरिंग मतलब होता है किसी चीज़ को फेस करना। स्टॉर्म तूफ़ान जो होता है, तो अरसामा एक जगह है जहाँ पे इतना बड़ा तूफ़ान आया था जिसे फेस किया था। बेसिकली द स्टोरी गिव्स एन अकाउंट ऑफ द स्टॉर्म दैट हिट द कोस्टल टाउन ऑफ अरसामा इन ओडिशा स्टेट इन द ईयर 1999. A young boy, Prashant, faced the fury of the storm and reached his village. Details of how he worked hard to help the villagers overcome the devastations caused by storm inspire us to have courage and positive approach towards life. So basically हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि एक बार एक स्टॉर्म आया था, एक तूफ़ान आया था जिसने हिट करा था किसको, अरसामा को, जो उड़ीसा के में है और 1999 में हुआ था ये। उसमें एक यंग बॉय था, मतलब एक नौजवान लड़का था प्रशांत। कैसे वो अपने गांव पहुंचा, कैसे उसने संघर्ष किया, दूसरे गांव वालों की मदद करी, और उसके इस हालत से फिर भी उसके अंदर कितना पॉजिटिव एटीट्यूड था, अप्रोच था, वही हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। द साइक्लोन दैट हिट ओडिशा इन अक्टूबर 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages। यानी कि जो 1999 में तूफ़ान आया था उड़ीसा में, उसने काफ़ी लोगों को, कम से कम हज़ारों की में अगर हम बात करें, मतलब जैसे होता है ना, तूफ़ान आता है बहुत हज़ारों में लोग मर जाते हैं और कहीं घर बेघर हो जाते हैं, बहुत लोगों का आशियाना टूट जाता है, तो वही सब हुआ था। फॉर 2 ड्रेडफुल नाइट्स, ड्रेडफुल मतलब होता है स्टूडेंट्स की भयानक, जो बिल्कुल बहुत डरावनी होती है। अ यंग मैन वॉज मरून ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस। मरून मतलब होता है स्टूडेंट की एक प्लेस जिसको आप नहीं छोड़ सकते, यानी कि कोई ऐसा स्थान। तो 2 दिन तक भाई वो कहाँ पे था, वो छत के ऊपर था, क्योंकि इतना तूफ़ान आंधी था कि पूरा जो पानी था वो, मतलब उनका घर पूरा भर चुका था। फिर उसके बाद क्या होता है कि तीसरे दिन वो डिसाइड करता है कि वो अपने गांव जाएगा, यानी कि अभी हमें पता चल रहा है लाइन से कि वो कहीं और है। सो डिड ही फाइनली फाइंड हिज फैमिली, अगर हम बोले तो क्या उसे फाइनली अपनी फैमिली मिलती है या नहीं। तो चलिए अब हम चैप्टर में पढ़ते हैं। ऑन 27 अक्टूबर 1999, 7 years आफ्टर हिज मदर्स डेथ, यानी कि एक बात है ये आपकी 27 अक्टूबर की, जब उसकी मदर को मरे हुए 7 साल हो चुके थे। प्रशांत हैड गॉन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ अरसामा। प्रशांत कहाँ गया था, अरसामा के हेडक्वार्टर्स गया था, जो ब्लॉक के हेडक्वार्टर्स होते हैं, जैसे होता है ना डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, आपके स्टेट, उसमें अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा। और वो कहाँ था, वो एक छोटा सा एक टाउन था उड़ीसा के कोस्टल स्टेट्स में, जो ये आपके समुद्री तट होते हैं, इनको कोस्टल एरियाज़ बोला जाता है। सम 18 किलोमीटर फ्रॉम हिज विलेज, यानी कि वो अपने गांव से 18 किलोमीटर दूर कहीं गया था अरसामा में, टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड। और कहाँ गया था, अपने दोस्त के वहाँ गया था। इन द इवनिंग अ डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। मेनेसिंग होता है स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और हार्मफुल, अगर हम बोले तो अचानक से बहुत ही हार्मफुल, मतलब भयानक तूफ़ान वहाँ आ गया। गैदर होता है इकट्ठा करना, यहाँ पे कोई तूफ़ान इकट्ठा नहीं हुआ, यानी कहने का मतलब है कि बहुत भयानक तूफ़ान वहाँ आ गया था। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस विद द स्पीड एंड फ्यूरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस बिफोर। इतनी तेज़ से चल रही थी, फ्यूरी मतलब होता है एक्सट्रीम स्ट्रेंथ, मतलब हवा इतनी तेज़ से चल रही थी, घर के बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा। अगर जो आपके वुड के घर बने हुए होते हैं, मतलब अगर हम बात करें जो ये घास फूस के बने हुए रहते हैं, हट्स होते हैं, झोपड़ियाँ होती हैं, वो तो एक तरीके से उड़ ही गई थी पूरी। और इतना भयानक तूफान प्रशांत ने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। Heavy and incessant rain filled the darkness. Ancient trees were. Incessant मतलब होता है स्टूडेंट की कंटिन्यूस, अगर हम अनसीजन की बात करें, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा, जिसने अंधेरा कर दिया था। और जितने भी पुराने पेड़ थे, यानी कि अगर हम पुराने पेड़ की बात करें, जैसे जो काफ़ी टाइम से रहते हैं, वो अपरूट हो गए थे। अपरूट होता है जड़ से निकल जाना, अपरूट हो चुका था और अर्थ पे क्रैश हो जा रहा था। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेस वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, मतलब पूरे एटमॉस्फेयर पे, पूरे वातावरण में, हवा में, मतलब लोगों की चीखें ही सुनाई दे रही थी, क्योंकि हर जगह लोग और उनके पूरे घर के घर बह जा रहे थे।
द एंग्री वाटर swirled into his friend's house. एंग्री वाटर, यहाँ पे एंग्री वाटर बोला गया है पानी को, यानी कि उसने पर्सोनिफाई करा एक तरीके से कि उसने इतना रुद्र, अगर हम बोले कि बहुत ज़्यादा रौद्र रूप ले लिया था, जिससे ऐसा लग रहा था कि मतलब जो पूरा पानी है वो लोगों को बहा के ले जाएगा। तो उसने एंग्री वाटर ने क्या करा, सोल्ड होता है स्टूडेंट एक तरीके का मूव और अलॉन्ग विद वॉलिंग मोशन, ऐसे जैसे बहता है ना तो वॉलिंग मोशन में जैसे गोल 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 घूमती है कोई चीज़, उसके दोस्त के वहाँ तक भी घर तक आ गया था और नेक डीप, यानी कि मतलब गर्दन अगर आप नीचे रहोगे तो पूरा आप डूब जाओगे एक तरीके से। The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of wind's velocity of 350 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो उसकी बिल्डिंग थी, यानी कि जो वो उसका घर था उसके दोस्त का, वो किससे बना था, वो बना था आपके ब्रिक से, ईंटों से और मोटार से। मोटार होता है स्टूडेंट अ मिक्सचर ऑफ लाइम, सीमेंट, सैंड एंड वाटर विच इज़ यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स। वो इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग था कि वो जो पानी जा रहा था या जो हवा चल रही थी उसके मुकाबले वो घर वहाँ पे टिका हुआ था, और हवा की वेलोसिटी बताई गई है आपको 350 किलोमीटर पर आवर। बट द cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house। लेकिन कोल्ड टेरर, यानी कि अगर हम बात करें बिल्कुल जो शांति तरीके से एकदम से बिल्कुल टेरर होता है ना बहुत ज़्यादा अमाउंट पे, मतलब बहुत ज़्यादा अगर हम बात करते हैं कि बहुत भयानक हो गया है, उसने क्या करा, वो मतलब घर तो उनका ठीक था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन जो आसपास के पेड़ थे वो उनकी फैमिली के घर के ऊपर गिरने लग गए, जिससे काफ़ी दिक्कत, मतलब अप्रूट होकर उनकी फैमिली पे गिर जा रहे थे। कभी भी गिर जा रहे थे, ये नहीं कि जैसे अभी गिर रहे हैं, नहीं गिर रहे, अचानक से गिर जा रहे थे, और जिससे उनकी दीवारों को, उनकी छत को काफ़ी नुकसान हुआ था। सो बेसिकली हेयर इट्स टेलिंग दैट द प्रशांत वॉज द नेटिव ऑफ अ विलेज इन द कोस्टल स्टेट ऑफ ओडिशा। On 27 October 1999, he was on a visit to a friend in Arsama, which is a small town in Odisha and a block headquarter in Jagatpura district. His village was a distance of 18 kilometers from Arsama. He had lost his mother 7 years ago. That day means we are talking about a particular day. A strong storm gathered in the evening. Furious wind accompanied by the continuous rain lashed the place. Screams could be heard as trees got uprooted and destroyed the house as they fell on them. The water flowed with a gush and swept away the houses that came in its way. There was a neck-deep water in his friend's house. As his house was a pakka house, it was able to resist the strong winds which blew at a speed of 350 km per hour. His friend's family was terrorized. Cold terror दिया ना, पर बिल्कुल डर से जाना, because in the middle of night, trees had fallen on the house and damaging the roof and the walls of the building. The great destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continue for next 36 hours। यानी कि जिसने तबाही मचाई थी वो जो चक्रवात साइक्लोन था। सर्ज मतलब होता है स्टूडेंट बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, अगर हम बात करें सडन स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय अ नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। यानी कि जो इतना एकदम से बिल्कुल तूफान मच चुका था वो अगले 36 घंटे तक कंटिन्यू चला था। Although wind speed had reduced somewhat by the next morning, लेकिन लगभग थोड़ी बहुत विंड की जो स्पीड थी वो अगली सुबह तक थोड़ी कम हो गई थी। To escape the water rising in the house, यानी कि घर से जो पानी निकालने के लिए प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रेफ्यूजी ऑन द रूफ, यानी कि भाई घर में इतना पानी भर चुका था कि वो लोग नीचे नहीं रह सकते थे, तो उन्होंने क्या करा, छत में जाके शरण ले ली, यानी कि जो रूफ थी वो उस पर चले गए। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक he experienced at the first glimpse of devastation wrought by the super cyclone। devastation मतलब बहुत ज़्यादा जो दिक्कत हो गई थी, उसको बहुत दुख हो गया था एक तरीके से, मतलब एकदम ही बिल्कुल अचानक से चीज़ें बदल गई। तो उसने ये शॉक, मतलब अगर हम बात करें उसको, ये जो एक्सपीरियंस था वो उसने आज से पहले कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं लिया था। ग्लिम्स मतलब होता है कि जो एक झलक उसने देखी थी, यानी कि एक तरीके से हम बात करें वो उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी, और उस सुपर साइक्लोन की वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान हो चुका था। मतलब वो लोग डेवास्टेट हो चुके थे, बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे, अपसेट थे, एक तरीके से दुख में थे। 2 वर्ड यहाँ पे और दिए थे स्टूडेंट, उन्हें अच्छे से समझ लो। डेवास्टेशन बेसिकली आपकी तबाही को बोला जाता है, और रॉट मतलब कि किसी चीज़ का रिजल्ट लाना, एक तरीके से जैसे हम लाते हैं ना कुछ चीज़। सो बेसिकली द स्टॉर्म कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 1.5 day। ऑल्दो द विंड हैज़ स्लो डाउन to escape the rising level of water, Prashant along with his friend and his family took shelter on the roof of the house. As the day dawned, Prashant saw the destruction caused by the super cyclone. A raging
डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी। यानी कि मतलब जैसे होता है ना, बिल्कुल आंधी तूफान के बाद, साइक्लोन के बाद बिल्कुल जो पानी भर कर इतना गंदा आता है एक तरीके से, वो एक तरीके से शीट लग रही थी, ब्राउन कलर की शीट, जिससे सब कुछ कवर कर लिया था, जो हम देख सकते हैं। ओनली फ्रैक्चर सीमेंट हाउस स्टिल स्टूड इन द फ्यू प्लेसेस। लेकिन जो मतलब सीमेंट्स के हाउसेस थे, क्योंकि भाई जो आपके मिट्टी के हाउस थे, मड हाउस होते हैं या फिर कच्चा हाउस होते हैं या झोपड़ियाँ जो होती है, वो तो बिल्कुल तबाह हो चुकी थी बिल्कुल अच्छे से। लेकिन जो सीमेंट के बने हुए थे वो भी थोड़े कुछ ही बचे थे, बिल्कुल उनमें भी क्रैक्स पड़ चुके थे काफ़ी ज़्यादा। ब्लोटेड एनिमल कार्कासेस एंड ह्यूमन कॉर्प्स फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। ब्लोटेड मतलब होता है स्टूडेंट स्वॉलन, और एनिमल कार्कासेस मतलब होता है यहाँ पे कार्कास वैसे डेड बॉडीज़ के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे एनिमल्स की डेड बॉडीज़ बिल्कुल अलग ही एक तरीके से उनको हो चुका था, मतलब बहुत ही अजीब लग रही थी, वो सब फ्लोट कर रही थी पानी के ऊपर। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, मतलब जितने भी पुराने पेड़ थे वो भी सब गिर चुके थे। 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, और उनकी छत के ऊपर भी 2 नारियल के पेड़ गिरे हुए थे। This was a blessing in disguise because the tender coconut from the trees kept the trapped family from starving in the several days that all। लेकिन ये एक तरीके की ब्लेसिंग थी, क्योंकि भैया वहाँ खाने को कुछ नहीं था, तो वो जो पेड़ से कोकोनट वगैरह थे वो उन्होंने वही खाए, क्योंकि वहाँ भूखमरी इतनी हो चुकी थी, कुछ भी नहीं था खाने को। तो एक तरीके से वो जो कोकोनट के पेड़ उनके घर के ऊपर गिरे, वो एक तरीके से उन लोगों के लिए ब्लेसिंग्स थे। सो एज फार एज प्रशांत कुड सी, ही सॉ अ कवर ऑफ मडी ब्राउन वाटर। There was the remains of shattered house surrounded by the water. Dead bodies of animals and human beings floated in the water. Huge trees had fallen and were floating around. 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. Initially, they thought that the tree had damaged the roof and walls of the house, but later on, they realized that this proved to be beneficial for them. As they were trapped in the house, they ate the raw coconut from these trees and saved themselves from dying due to the starvation. उन्होंने अपने को भूखमरी से बचाया, क्योंकि शुरुआत में तो वो पेड़ से उन्हें लगा कि उनकी जो छत है या दीवार है उसको नुकसान पहुंचा है, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि एक तरीके की ब्लेसिंग है, क्योंकि वो घर में फंस चुके थे, ट्रैप हो चुके थे, तो उन्होंने वही कच्चे कोकोनट खाए हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है। फॉर द नेक्स्ट 2 days, यानी कि अगले 2 दिन के लिए, प्रशांत सेट हर्डल विद हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑफ द रूफ टॉप। हर्डल मतलब होता है कि टुगेदर इन अ ग्रुप। सो अब भाई हर जगह पानी भर चुका था, तो 2 दिन के लिए वो उसकी फैमिली, अपने दोस्तों की फैमिली के साथ बिल्कुल छत पे ही बैठा रहा, वो कहीं जा नहीं सके। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इंसेसेंट ट्रेन। अब स्टूडेंट मैंने बताई थी जो लगातार बारिश पड़ रही थी, और नॉन स्टॉप अगर हम बात करें, उससे वो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी थी वहाँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले बारिश जो हुई थी उससे बहुत ज़्यादा वहाँ ठंडा पड़ चुका था। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स, और रेन वाटर ने भी एक तरीके से प्रशांत के आंसू बहा दिए थे काफ़ी ज़्यादा, मतलब बारिश में भीगना एंड ऑल। The only thought that flashed through his mind मतलब होता है came to his mind। अचानक से उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि that was whether his family had survived the fury of super cyclone। कि फ्यूरी मतलब एक्सट्रीम स्ट्रेंथ की, क्या जो उसकी फैमिली है, मतलब जो उसकी अपनी फैमिली थी 18 किलोमीटर दूर जो उसका गाँव था, वहाँ वो लोग सुरक्षित हैं, वो लोग सर्वाइव कर सके हैं या नहीं। Was he to be bereaved once again, यानी कि bereaved होता है स्टूडेंट टू हैव लॉस्ट अ फैमिली मेम्बर और अ फ्रेंड टू अ डेथ। सो वो यही कह रहा था कि कहीं उसने उन सबको खो तो नहीं दिया। सो बेसिकली दे स्पेंड द नेक्स्ट 2 days ऑन द रूफ टॉप। Everyone was so scared that they sat together in a group. It was very cold and the continuous rain washed away Prashant tears। यानी कि भाई जब बारिश भी हो रही थी तो उसके आंसू जो आ रहे थे वो मतलब एक तरीके से बह ही जा रहे थे, उसके साथ पता नहीं चल रहा था। He was worried about his family members. Maybe he could have lost another family member and would be in grief over the loss of a loved ones again. This thought worried Prashant, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 7 साल पहले उसकी मदर की डेथ भी हुई थी। 2 days later which seemed to be प्रशांत like 2 years, मतलब 2 दिन बाद जो से प्रशांत को क्या लग रहा था कि भाई 2 साल हो चुके हैं। The rain ceased and the rain water slowly began to recede, यानी कि पानी जो था वो कम हो चुका था, बारिश बंद हो चुकी थी एक तरीके से। प्रशांत was determined to seek out his family without further delay। seek out मतलब होता है खोज निकलना। प्रशांत बिल्कुल डिटरमाइंड हो चुका था, बिल्कुल उसने सोच लिया था कि उसे अपनी बिना देरी करे अपनी फैमिली को ढूंढने जाना है। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, लेकिन सिचुएशन अभी भी बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद द प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर। और उसके दोस्त की फैमिली ने उसको प्लीड करा, यानी रिक्वेस्ट करा कि भाई तुम्हें रुक जाना चाहिए कुछ दिनों के लिए, मतलब कुछ थोड़े दिनों के लिए तो नहीं कहेंगे, कुछ समय के लिए तुम्हें रुक जाना चाहिए क्योंकि बाहर बहुत खतरा है अभी भी। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत ने सोच लिया था कि भाई उसे जाना ही है।
So the rain stopped after 2 days, and it seemed to Prashant that the 2 days' time was as long as the duration of 2 years. This showed that it was very difficult for him to pass the time, as the worry about his family's well being worried him. The rain had stopped and the water was receding gradually. Although it was very dangerous to go out, he did not waste any more time and left to find his family. His friend's family requested Prashant to stay back, but he left. ही इक्विप्ड हिमसेल्फ, मतलब उसने अपने को इक्विप करा, जैसे इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे, तो उसने अपने को क्या क्या लिया अपने साथ, एक लॉन्ग, एक स्टर्डी स्टिक ली, एक मोटी सी स्टिक ली, एंड देन ही स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन बैक टू हिज विलेज. एक्सपेडिशन होता है स्टूडेंट जर्नी थ्रू द स्वॉलन फूड फ्लड वाटर, यानी कि भाई उसने साहस दिखाया, वो निकला वहाँ से, एक मोटी सी उसने लकड़ी ली और वहाँ से उसने चलना शुरू करा. इट वॉज अ जर्नी ही कुड नेवर फॉरगॉट. ये एक ऐसी यात्रा थी जो वो कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूलने वाला था. ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड, क्योंकि भाई पानी भर चुका था, तो वो लकड़ी की मदद से देख रहा था कि रोड कहाँ कहाँ पे, क्योंकि उसको दबा दबा के कहीं पे गड्ढा भी हो सकता था. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वो कितना उसका क्विक माइंड, शार्प माइंड था. टू डिटरमाइन वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो, यानी कि भाई वो आगे बढ़ रहा था पानी की तरफ देखते हुए, मतलब कि जिधर पानी थोड़ा सा कम लगे उसे. एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, यानी कहीं कहीं पे तो उसकी कमर जितना पानी था और कहीं पे थोड़ा सा कम था. एट सेवरल पॉइंट ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम, और कहीं कहीं पे तो भाई उसे रोड भी नहीं मिल रही थी, तो उसे तैरना पड़ रहा था. आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ समय की दूरी के बाद अगर हम बात करें, ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड 2 फ्रेंड ऑफ हिज अंकल हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, यानी कि भाई उसे थोड़ा सा राहत महसूस हुई, रिलीव्ड हुआ कि उसको उसी के गांव के 2 लोग मिल गए जो गांव की तरफ लौट रहे थे. दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, और उन सब ने डिसाइड करा कि वे लोग क्या करेंगे, वे लोग एक साथ चलेंगे. So basically, with the help of a long stick, Prashant started the 18-kilometer long journey back home. And as he passed through the flood water, the journey got inscribed in his mind forever. He had to use the stick to guide him and find the path where the water was shallower. At some places, the water was waist deep and his pace slowed down. At some places, he lost a track of the road and had to swim himself. As they waded through waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre. Basically यहाँ पे जैसे वेड मतलब स्विमिंग करना, तो जैसे वो आगे आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें क्या देखा कि जो सामने उन्हें सीन जिसके वो विटनेस हुए हैं, मतलब जिसके वो गवाह बने, वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था. मकाब्र मतलब होता है बहुत ज़्यादा हॉरिबल. दे हैड टू पुश अवे मेनी ह्यूमन बॉडीज़, क्योंकि जब वो जा रहे थे, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि बहुत सारी डेड बॉडीज़ फ्लोट हो रही थी. तो भाई जस्ट अज्यूम कि आप तैर रहे हैं और आपके आगे डेड बॉडीज़ ही डेड बॉडीज़ हैं, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल वो सीन उनके लिए था. बच्चे थे, बूढ़े, जवान, छोटे बच्चे, मेन वुमेन, सब से, और साथ में क्या थे, कार्कस ऑफ डॉग्स, एनिमल्स, मतलब बहुत सारे एनिमल्स भी थे जिनकी डेड बॉडीज़ थी वहाँ पे. कुत्ते हो गए, आपकी बकरियाँ हो गई, अलग अलग मवेशी जानवर इनके हो गए. That the current swept against them as they moved ahead, यानी कि जैसे वो जा रहे थे आगे की तरफ, तो पानी उन्हें पीछे को धक्का दे रहा था. In every village that they passed, हर गांव जिससे वो गुजरे हैं, they could barely see a house standing, उन्होंने शायद ही मुश्किल से, barely मतलब होता मुश्किल से ही कोई घर खड़ा देखा था. प्रशांत now wept out loud and long. अब प्रशांत जो था वो और रोने लगा. He was sure that his family could not have survived in this catastrophe. कैटास्ट्रॉफी मतलब होता है स्टूडेंट की ये जो डिज़ास्टर था. सो उसने बिल्कुल सोच लिया था कि वो श्योर हो गया था कि उसकी जो फैमिली है वो इस साइक्लोन में, स्टॉर्म जो आया है उसमें वो सर्वाइव नहीं कर सकी है. तो उसने ये पूरा डिसाइड कर लिया था. सो एज द ग्रुप प्रोसीडेड, दे गॉट टू सी हॉरिबल सीन्स. दे हैड टू पुश डेड बॉडीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड एज वेल एज द एनिमल्स विच वर बीइंग स्वेप्ट अराउंड विद द करंट ऑफ द वाटर. As they crossed villages, not even a single house was seen. As Prashant's fear grew, he wept loudly. He was sure that his family members would not have survived the disaster. इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कलिकुड़ा, यानी कि फाइनली वो अपने गांव पहुंच चुका था कलिकुड़ा में. हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका दिल मतलब एकदम ठंडा पड़ गया, क्योंकि उसे वेयर देयर होम वंस स्टूड, यानी जहाँ पे बहुत सारे घर ही घर रहते थे, देयर वर ओनली रिमेनेंट्स ऑफ इट्स रूफ. वहाँ पे सिर्फ क्या रह गया है, रिमेनेंट्स होता है स्टूडेंट की स्मॉल क्वांटिटी अगर कोई जो बच जाती है. सो वहाँ पे सिर्फ घर के छतों के टुकड़े टुकड़े से कुछ ऐसे रह गए. सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट, यानी कि कुछ उनसे जोड़ी हुई जो चीज़ें थी, बिलोंगिंग्स थी उनकी, वो तो उन्हें मिली.
tangled and twisted in the branch of the trees just visible above the dark water। क्योंकि वो पेड़ में फंस चुकी थी, मतलब एक तरीके से जो पेड़ थे उसमें उनकी जो चीज़ें थी घर की वो आपस में उलझ चुकी थी। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। तो प्रशांत ने सोच लिया था कि वो कहाँ जाएगा, वो रेड क्रॉस शेल्टर जाएगा, यानी कि एक शेल्टर जहाँ पे काफ़ी लोग थे। इस वजह से जो यहाँ पे स्टॉर्म आया था वो लोग उधर चले गए थे अपने को बचाने के लिए। उसने सोचा वो अपनी फैमिली को वहाँ जाके ढूंढेगा। सो फाइनली व्हेन द प्रशांत रीच हिज विलेज कलिकुड़ा ही बिकेम नम ऑन सीइंग द रिमेन्स ऑफ हिज हाउस। द बिलोंगिंग्स वर स्कैटर्ड इन द वाटर एंड सम थिंग्स हंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज जस्ट अबव द फ्लड वाटर। ही डिसाइडेड टू लुक फॉर हिज फैमिली एट द शेल्टर सेट अप बाय द रेड क्रॉस सोसाइटी। Among the people he saw in the crowd was his maternal grandmother। यानी कि उसने जो कुछ देखा वहाँ जब वो गया भीड़ में, तो उसने उस शेल्टर पे जाके कुछ उसके जो मैटरनल ग्रैंड मदर थी, यानी कि उसके जो नानी के तरफ के लोग थे वो उसने वहाँ देखे। वीक विद द हंगर, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब वीक हो चुके थे, कमज़ोर हो चुके थे भूख के कारण। शी रश टू हिम, वो फटाफट से उसके पास गई। हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, उसके जो हाथ थे बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब होता ना जैसे पानी में रह के बिल्कुल बहुत अजीब से हो जाना एकदम से। हर आइज ब्रिमिंग, और जो उसकी आंखें थी बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से एकदम से चमक उठी। इट वॉज अ मिरेकल दे हैड लॉन्ग गिवन हिम फॉर डेड, क्योंकि वो सोच चुके थे कि भाई वो तो मर चुका है एक तरीके से। सो एट द रेड क्रॉस शेल्टर, अगर हम बात करें, आइज ब्रिमिंग स्टूडेंट होते कि आइज फुल ऑफ टेयर्स होता ना, जैसे कि अगर हम कुछ सोचे एकदम से हम किसी को काफ़ी टाइम से लाइक हम सोच रहे हैं कि वो मर चुका और अचानक से हमारे सामने आए तो हमारी आंखें बिल्कुल एकदम टेयर से भर जाती है। सो बेसिकली एट द रेड क्रॉस शेल्टर व्हेन ही रीच ही सॉ हिज मैटरनल ग्रैंड मदर। शी अपीयर वीक बट वॉज ग्लैड टू सी प्रशांत वॉज अलाइव, क्योंकि उन लोगों को लगा वो तो मर चुका है एक तरीके से, अभी हमने जो पढ़ा है। एंड शी रश टू हिम विद हर आर्म ओपन एंड हर आइज फुल ऑफ टेयर्स, मतलब वो फटाफट से उसके भाग गई। आउटस्ट्रेच मतलब एक तरीके से खींचना अपने हाथ, जैसे होता है ना गले लगाना। इट वॉज अ मेरेकल फॉर हर, उसके लिए क्योंकि एक मेरेकल था। एज द फैमिली हैड थॉट द प्रशांत वुड हैव नॉट सर्वाइव द स्टॉर्म, क्योंकि फैमिली सोच चुकी थी जो प्रशांत है वो उस स्टॉर्म को सर्वाइव नहीं कर चुका है। तो यहाँ पे जो आउटस्ट्रेच्ड एक वर्ड आया था स्टूडेंट, बेसिकली अपने हाथ खोल देना यहाँ पे, जैसे मतलब वो वीक तो बहुत हो चुके थे वो लोग, लेकिन जैसे उसे देखा प्रशांत को तो उसकी आंखों में एक चमक आई, उसकी आंखें टेयर से भर गई थी। जो उसकी दादी थी, नानी थी, ग्रैंड मदर थी जो मैटरनल साइड से। सो नेक्स्ट सीन क्या दिया है, क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर अराउंड हिम। तो फटाफट से जो उसकी फैमिली थी बच्ची कुची यानी कि जो उसमें, वो एकदम से इकट्ठा हो गई। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और उसको बिल्कुल हग करा जैसे रिलीफ में बिल्कुल। प्रशांत एंशियसली स्कैन द मॉटली बैटर्ड ग्रुप। मॉटली होता है डिस्पेरेट, वेरिड इन अपीयरेंस और कैरेक्टर। उसने देखा आसपास जितने भी ग्रुप्स थे उनको इंजर्ड थे, जो बैटेड मतलब होता है इंजर्ड। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसके जो भाई बहन थे, अंकल थे, आंटियाँ थी, वो सारे के सारे उसे वहाँ दिख रहे थे। सो एज प्रशांत एक्सटेंडेड फैमिली केम टू नो दैट ही हैड केम, दे गैदर्ड अराउंड हिम एंड हग्ड हिम इन रिलीफ। Prashant saw that everyone was worried and injured and he met his siblings, uncles and aunt also there. So ये था पार्ट 1 के एक्सप्लेनेशन में। उम्मीद करती हूँ कि आपको पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा, और कोई भी डाउट होता है तो आप डिस्क्रिप्शन पे लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको ट्राई करूँगी कि सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। और स्टूडेंट, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने अपने यहाँ पे दूसरे चैनल का भी लिंक दे दिया है और नेम भी दे दिया है, जिसमें मेरे बेसिकली अलग ट्रैवल वीडियोस वगैरह भी होते हैं, तो आप उसको भी लुक कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी अगर आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन समझ आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।